नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक गतिविधियों को मिली मंजूरी की। उद्योगों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बड़े, लघु, मध्यम इन उद्योगों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। रेड और ऑरेंज जो जोन हैं, जो जिले इसमें शामिल हैं, उसमें गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। कंटेनमेंट जोन जो हैं अलग अलग इलाकों में, वहां पर भी गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, मतलब काम नहीं होगा। रेड और ऑरेंज जोन के ग्रामीण इलाकों में छूट मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर उद्योग शुरू हो सकेंगे। जिला कलेक्टर से अनुमति जरूर लेनी होगी और तभी ये गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। फार्मास्यूटिकल इकाइयों में काम शुरू हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इनका काम शुरू हो जाएगा। रॉ मटेरियल वाली इकाइयों में भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। पैकेजिंग की जो इकाइयां वो शुरू होंगी। ग्रीन जोन जिलों में सभी तरह के उद्योग शुरू हो सकेंगे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट, इससे अनुमति लेकिन लेनी जरूरी होगी। हाई रिस्क और कोविड-19 के संपर्क में आए व्यक्ति उद्योग में काम करने की फिलहाल इन्हें इजाजत नहीं होगी। जिले के अंदर आवागमन को लेकर गाइडलाइन का पालन करना होगा। पास की जरूरत नहीं होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय जरूरी होगा। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बेहद महत्वपूर्ण, उद्योगों को रफ्तार देना वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा जान है जहान है, लेकिन आज जो श्रम विभाग के अफसरों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक है, वो भी बड़ा मायने रखेगी। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब वो श्रम विभाग की बैठक कर रहे हैं। दूसरी बार ये श्रम विभाग की बैठक है और इससे पहले उद्योग विभाग के उद्योगपतियों के साथ भी उनकी चर्चा हुई थी और कुछ बड़े उद्योगों को सरकार ने छूट भी दी थी, राहत उनको दी थी कि किस तरीके से वो अपने कामकाज को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की शिकायतें निकल कर आ रही थी कि जो बड़े उद्योग हैं उनको रॉ मटेरियल मुहैया नहीं हो रहा है और अब सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया है कि किस तरीके से किन किन इलाकों में उद्योगों को शुरू किया जा सकेगा। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात करें जो कि रेड जोन इलाके में आते हैं, यहाँ पर शहरी इलाकों में किसी तरह की गतिविधि शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ग्रामीण इलाकों में जो उद्योग लगे हैं, उनको शुरू करने का फैसला सरकार ने कर दिया है। उसके लिए क्या नियम शर्तें होंगी, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहाँ पर भी औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हो सकेंगी। इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। किस तरीके से पास की व्यवस्था होगी, किस तरीके से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा, परिवहन किस तरीके से होगा, इन तमाम बिंदुओं को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सरकार का फोकस उन जिलों पर सबसे ज़्यादा है जहां पर अभी भी कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ अभी शुरू नहीं होंगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जरूर औद्योगिक इकाइयाँ शुरू होंगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं, सबसे ज़्यादा उद्योगों की संख्या उन्हीं की है। ऐसे में कंटेनमेंट एरिया के बाहर उन उद्योगों की इकाइयों को भी शुरू किया जा सकेगा। मजदूर कितनी संख्या में पहुंचेंगे उसकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। जो प्रोटोकॉल होगा, जो गाइडलाइन होगी, उसका पालन करना होगा और कंटेनमेंट एरिया से किसी भी मजदूर को फैक्ट्री या औद्योगिक इकाई में नहीं बुलाया जाएगा। इस बात के भी निर्देश जारी किए गए। जी, आप अनुराग, शुक्रिया आपका। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मैकदे के ताले खुलने वाले हैं और मैखानों को मंजूरी मिलने वाली है, इसको अभी हम आपसे इसे लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और अहम जानकारी, आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन की इस अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने कई इलाकों में निर्माण और आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी है। इसी के तहत भोपाल से सटे मंडीदीप इलाके में निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 40 दिनों से बंद भोपाल होशंगाबाद हाईवे पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, हकीकत का मुआयना किया। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और इस लॉकडाउन की अवधि में मध्य प्रदेश में आर्थिक के साथ साथ निर्माण कार्य की गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। रेड जोन के एरिया छोड़ने के अलावा हम इस वक्त मंडीदीप के पास खड़े हैं जो रायसेन ज़िले में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्यों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर पत्थर खोदने का काम इस वक्त चल रहा है। ये दरअसल जो साइट है वो भोपाल होशंगाबाद का जो हाईवे इस वक्त तैयार हो रहा है, वहाँ के लिए यहाँ से पत्थर जा रहा है। इससे पहले करीब 40 दिनों तक कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से सरकार ने इन्हें इजाज़त दी है और इस इजाज़त के साथ ही
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्य हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कल यानी 5 मई से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। ऑरेंज जोन वाले जो जिले हैं, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा, इसमें कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जो जिले हैं, मसलन भोपाल, इंदौर और उज्जैन, यहां शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसी जोन में आने वाले जो जिले हैं, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर, शहरी इलाके की दुकानों को छोड़कर बाकी इलाकों में दुकानें संचालित हो सकेंगी। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और अनुराग, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, कभी नहीं पढ़ सकता मैं कदे में ताला, यह गजल से इतर इस बात को भी दिखा रहा है कि राजस्व और सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। कैसे लागू करवाया जाएगा ये जो मदिरा प्रेमियों का हुजूम है, इसे कैसे काबू में किया जाएगा? अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए पेट्रोल और डीजल के बाद शराब के ज़रिए ही सरकार को सबसे बड़ी आय होती है, लेकिन लॉकडाउन चलने के दौरान जो शराब दुकानें बंद की गई थी उसका असर सरकारी खजाने पर तो पड़ा है, लेकिन लोगों की डिमांड भी तेज़ी के साथ बढ़ी और अब सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि 5 मई के बाद शराब की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन ग्रीन जोन वाले जो इलाके हैं वहाँ पर तो शराब की दुकानें पूरी तरीके से खुल सकेंगी। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में जहाँ कंटेनमेंट का एरिया है उसके बाहर दुकान खोलने का फैसला सरकार ने किया। इसके अलावा जो रेड जोन वाले जिले हैं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, यहाँ पर तो शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो जबलपुर हो या अन्य दूसरे जिले हैं, वहाँ पर शहरी इलाकों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर शराब की दुकानें खुल सकेंगी। तो ये 5 मई से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और आज खबर इस बात को भी लेकर थी, कुछ शराब ठेकेदार मंत्रालय पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने सरकार के अफसरों के साथ भी मुलाकात की थी और उसके बाद सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में तो पूरी तरीके से शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, लेकिन बाकी रेड और ऑरेंज जिलों में किस तरीके से दुकानें खुलेंगी उसको लेकर भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि 5 मई से लागू हो जाएगी। 5 मई से व्यवस्था लागू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। और जैसे कि अनुराग जानकारी भी दे रहे हैं, तकरीबन 30 करोड़ प्रतिदिन, एक मोटा मोटी हिसाब है, ये वैध वाला हिसाब है, अवैध वाले की नहीं है, ये राजस्व का हिस्सा शराब से आता है। इधर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च कांग्रेस उठाएगी, मजदूरों के रेल टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, पीसीसी, इन्हें ये निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं वो ये खर्च वहन करेंगी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने सभी जो कांग्रेस कमेटियां हैं इन्हें, ये तो कांग्रेस की बात हुई कि कांग्रेस ने यह ऐलान किया था, सोनिया गांधी ने ऐलान किया था, और लॉकडाउन 3 में जब प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की बात शुरू हुई तो कोरोना काल में सियासत भी हुई। जैसा कि हमने कहा, कांग्रेस ने बयान दिया। 1 मई को मजदूर दिवस पर पहली ट्रेन मजदूरों को लेकर उनके घर चली। किराए को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस का दावा है कि सरकार मजबूर मजदूरों से किराए के पैसे वसूल रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने टिकट वसूली, मतलब पैसे वसूली को लेकर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने जवाब दिया। अब रेलवे ने लेटर जारी कर जवाब दिया है। रेलवे का दावा है किसी भी मजदूर से किराया नहीं वसूला गया है। मजदूरों को घर भेजने का पूरा खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रही हैं, लेकिन सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही। और यह मामला शुरू कब से हुआ? जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीट कर मजदूरों के पैसे, किराए के पैसे पार्टी फंड से देने का ऐलान किया। सोनिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई, हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार इनके घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करे और इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएं। तो कांग्रेस ने दावा किया कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया गांधी ने सभी जो कांग्रेस कमेटियां हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, उन्हें ये निर्देश दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने पीसीसी को पत्र भी भेजा। रेल टिकट का पैसा देने समेत
तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए गए और इसके सहारे केंद्र पर निशाना भी साधा गया। मजबूर मजदूरों से किराया लेना अमानवीय, ये कांग्रेस ने कहा है। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला कि जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला लिया कि घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाया जाएगा। और अब मजदूरों से किराया लेने पर रेलवे ने बयान दिया है। रेलवे मजदूरों से कोई किराया नहीं ले रहा। रेलवे की तरफ से कोई टिकट नहीं बेची जा रही है। केंद्र 85% की जिम्मेदारी उठा रहा है और राज्य सरकार 15% का खर्च उठा रही है। राज्य सरकारें, राज्यों की सहमति से मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्य भी मजदूरों को घर भेजने का खर्च उठाएं। और बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल गांधी को जवाब दिया कि राहुल जी, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस देखें जिसमें यह साफ लिखा है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं होगी। रेलवे ने टिकटों पर 85% सब्सिडी दी है और टिकट की कीमत का 15% राज्य सरकार को देना होगा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ये पैसा दे रही है। आप कांग्रेस शासित प्रदेशों से कहिए कि वो भी ऐसा करें। मजदूरों की घर वापसी पर सियासत में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद पड़े। ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किराए का 85% और राज्य सरकार इसका खर्च उठाएंगी। मजदूरों की यात्रा का खर्च वहन करने के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम ही थे जो कोटा में फंसे छात्रों को अपने खर्चे पर लेकर आए। प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले को सही बताया और कहा कि मजदूरों से रेल का किराया लेना गलत है। कांग्रेस मजदूरों का किराया देगी, यह फैसला सही है। सईद जफर कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी नुमाइंदे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, गलतफहमी, अगर ये तमाम बयान देखे जाएं, रेलवे का बयान देखा जाए और एडवाइजरी देखी जाए, तो गलतफहमी कहां पैदा हुई? रजनीश जी। कांग्रेस पैदा करने में माहिर है। लगातार इन्होंने गलतफहमी फैलाई है। आप और हम सब पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया में रेलवे की गाइडलाइन है, एमएचए के जो आदेश हैं वो हैं, सर्कुलर हैं, दस्तखत तहत हैं और उनके वेबसाइट पर भी डले हुए हैं। ये कांग्रेस के लोगों को आपत्ति केवल आपदा के समय ही उठती है। राजनीति केवल आपदा के समय ही करनी होती। बाकी तो ये जिस प्रकार के कर्म धर्म करते हैं वो आपको और हमें भली भांति पता है। और जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 60,000 सिर में घर पहुंचे हैं, गांव पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खर्चा पर, कोटा के बच्चे पहुंचे हैं मध्य प्रदेश सरकार के खर्चा पर, और एक बस में भी, एसी बस में जिसमें पूरे बिठाए भी नहीं जा सकते, क्वारंटाइन क्षमा करिए सोशल डिस्टेंस के गाइडलाइन के मुताबिक वो वैसे हम पहुंचा भी रहे हैं। 3 महीने का राशन, उनको दोनों टाइम खाना नाश्ता की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। ये मुंह चलाने का काम कर रहे हैं कमलनाथ जी। मुंह चलाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे शोभा नहीं देता, कमलनाथ जी को देता है। वो बार बार मुंह चलाना की बात करते हैं। मैं मांग करता हूँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से कि जो राशि आप देने की बात कर रहे हैं, जो सरकार ने खर्चा उठाया है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में आप जमा करवा दें, पीसीसी के माध्यम से जी जमा करवाएं, पीसीसी के माध्यम से। दूसरी बात जिस किराए को लेकर बात उठ रही है कि नासिक से ट्रेन चली, सैयद जफर साहब से गाइडलाइन है, सैयद जफर साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं रजनीश जी। सैयद जफर साहब, क्या जल्दबाजी हो गई या इस तरीके, ये आधार किस बात को माना है कांग्रेस ने कि साहब हम जो मजदूरों का किराया वो वहन करेंगे?
देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल ना कांग्रेस, ना बीजेपी और ना किसी प्रकार का श्रेय लेने की राजनीति किसी को करनी चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, ना बीजेपी को। मैं दोनों को स्पष्ट कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, देखिए, ये एबीपी न्यूज ने भी दिखाया और हम बहुत जल्दी ही वो ऐसे सबूत भी आपको बताएंगे कि कितनी टिकट लगी, वो भी कांग्रेस पार्टी उन तक पहुंच रही है और वो आपको आपके पास सामने लेके आएगी। जब मध्य प्रदेश में जो ट्रेन आई उसमें भी जो टिकट लगी वो एबीपी न्यूज ने कवर किया। एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो रजनीश जी बड़े शिवराज सिंह जी की तरफ आ रहे थे कि उन्होंने टिकट की माफी की बात की है। देखिए, आज ही उनका, कमलनाथ जी का ट्वीट होने के बाद एक आदेश राज्य सरकार ने अभी 5 मिनट पहले निकाला है कि मध्य प्रदेश में जो लोग आ रहे हैं उनके रेल के किराया मध्य प्रदेश शासन भरेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि जो इसके पहले लोग आए थे उनका किराया लगा है, जब तो मध्य प्रदेश शासन भरेगी, ये कह रहे हैं। मैं आपको भेजता हूँ वो पत्र, अभी आप उसको देखिए और चलाइए उसको भी। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आपके पास ये पहले से था, अगर आपने पहले आदेश किया है तो ये अभी आदेश क्यों करना पड़ा? आपके पास कोई आदेश नहीं था। और ये चलिए, रजनीश जी शायद मुस्कुरा भी रहे हैं और जवाब भी देंगे। रजनीश जी प्लीज। दे दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे और मैंने कहा कि ये जनता के लिए अवेलेबल है। जनता से भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं आपके तरह से, भी वो देखें जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके सर्कुलर और रेल मंत्रालय उसके। तो जो बात ये कह रहे हैं किसी चैनल ने चलाया, क्यों चलाया, उस चैनल के बारे में मैं नहीं कहूंगा दूसरे चैनल पर, लेकिन जो गाइडलाइन रेलवे की है उसके मुताबिक 85% रेलवे वहन करेगा और 15%। चुप रहिए, बात सुनिए। अग्रवाल साहब को सुन लेते हैं। हाँ प्लीज। 85% रेलवे वहन करेगा और 15% जिस स्थान से, जिस राज्य से गाड़ी चल रही है, जिस राज्य में मजदूर रुके हुए हैं, वो राज्य वहन करेगा। और वो टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टिकट वो राज्य सरकार को, कंसर्न गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। अब हम महाराष्ट्र सरकार से लड़ें कि महाराष्ट्र की सरकार वालों तुमने मजदूरों से क्यों पैसे वसूले? हमने ये राजनीति नहीं की, हमने व्यवस्था की और यहाँ 30 से 35 बसें लगाई, एसी बसें लगाई और हमने 30-35 जिलों में वो इनिशिएटिव तो खैर लिया गया था, वो हमने भी लगातार दिखाया। ये जो सैयद जाफर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? कांग्रेस की सरकार ने आज भी मजदूरों के लिए रेलवे के किराए देने की घोषणा किसी राज्य सरकार ने की हो तो मुझे आप जरूर बताइए ललित जी। ठीक, 30 सेकंड में प्लीज जाफर साहब। रजनीश जी से बोलिए कि अभी भी 2 दिन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर खड़े हैं 2 दिन से लगातार। मुद्दे की बात करो भाई, अभी रेलवे की बात करो, मजदूरों के गांव के खर्चे की बात कर लो, जो गाल बजाने मुंह चलाने का काम ये शोर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। रजनीश जी प्लीज, मैं रोकना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर साहब, मैं आपको भी रोकना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकों में वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे विद्युत विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। शाम 4 बजे कोरोना महामारी से जुड़े मसलों पर वो समीक्षा करेंगे। 5 बजे श्रम कानूनों के संबंध में उनकी बैठक होगी। बैठकों का दौर लगातार चलने वाला है। 3 बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लॉकडाउन के नियमों में जैसे ही छूट मिली वैसे ही भोपाल रायसेन बॉर्डर पर जाम लग गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अचानक से यह स्थिति बन गई। लॉकडाउन में छूट मिलते ही बस यही नहीं करना है। तस्वीरें देखिए, भोपाल के मंडीदीप चेक पोस्ट की ये हैं। कई लोग बिना वजह सड़कों पर निकल पड़े, निजी गाड़ियां लेकर निकल पड़े और फिर जाम के हालात बन गए। 3.0 में सरकार ने रेड और ग्रीन जोन में गाड़ियों के आने जाने की इजाज़त दी है। हम इस वक्त रायसेन और भोपाल के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके गाड़ियों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये साफ किया गया है कि किसी भी गाड़ी में ड्राइवर को मिलाकर 3 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। लेकिन ये देख सकते हैं आपके 4 पहिया तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ट्रकों की भी कतार यहाँ पर है और इसके पीछे की दरअसल वजह यह है कि रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन के जो ज़िले हैं वहाँ पर आर्थिक
जो गतिविधियां हैं उनको चलाने की इजाज़त दी गई है। यही वजह है कि यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है। मंडीदीप एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है राजधानी भोपाल के पास। हालांकि ये जो ज़िला है वो रायसेन लगता है, लेकिन ये तस्वीर आपको बता रही होगी कि आखिरकार लॉकडाउन 3.0 में जब गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी गई है तो फिर उसके बाद की जो स्थिति है वो क्या है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर बिना वजह भी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं, जिसको लेकर पहले पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और फिर उन्हें जाने की जो इजाज़त है वो दी जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और व्यापम घोटाले की जांच करने वाली मध्य प्रदेश एसटीएफ की टीम को अब कोरोना ड्यूटी में तैनात किया गया है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ के 200 अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच के लिए जो एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली थी वो जांच भी जारी रहेगी, लेकिन पहले कोरोना की ड्यूटी में इन्हें लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के व्यापम महाघोटाले की जांच करने वाली जांच एजेंसी एसटीएफ अब कोरोना की ड्यूटी को निभा रही है। हमारे साथ एसपी भोपाल एसटीएफ राजेश सिंह भदौरिया साहब मौजूद हैं। सर, कोरोना की ड्यूटी में अब कंधे से कंधा मिलाकर एसटीएफ के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। देखिए, एसटीएफ भी एक मध्य प्रदेश पुलिस का पार्ट है और पुलिस देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप काम करती है। आज एक वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से हर कोई संकट में है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस, जिला पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, हर जगह हमारे एसटीएफ के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो दिन रात इस काम में लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में मिलकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, एसटीएफ जो महत्वपूर्ण विषयों पर जो जांच कर रही थी, चाहे वो व्यापम हो या फिर फर्जी राजभवन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर दूसरे अवैध हथियार के मामले, ये तमाम काफ़ी महत्वपूर्ण मामले थे, उनकी क्या स्थिति है? क्या लॉकडाउन के बाद फिर से उनकी जांच शुरू होगी? देखिए, अवैध हथियार वाला मामला हो या जो भी एसटीएफ संबंधित मामले हैं, आज की परिस्थिति में सबसे पहले जीवन संकट में जब व्यक्ति का लॉकडाउन हमारे भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, तो किसी को प्रत्यक्ष में नहीं बुलाया जा सकता। और हाल ही में आमिर खान से जुड़ा एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दावा किया गया था कि आमिर खान ने 1 किलो आटे के पैकेट के अंदर 15,000 रुपए रखकर गरीबों को दान दिए हैं। आमिर खान ने ये सीक्रेट डोनेशन दिया है। इस खबर पर आमिर खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये खबर झूठी है, उन्होंने ऐसा कोई दान नहीं दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। $15 languages.